चैनल विहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज के इस सुपर डुपर वीडियो में हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस लेक्चर को देखने के लिए? तो आप इस लेक्चर को देखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो की हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट जो लोग थे उन्होंने किस प्रकार योगदान दिया यूरोप में राष्ट्रवाद का फैलाव करने के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि मेटरनिक का शासनकाल कैसा था। उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने वियना कांग्रेस के बारे में जाना था कि उसका स्थापना कब हुआ था और किस उद्देश्य से किया गया था। उसके बाद हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति को देखे थे, उसके प्रभाव को देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि 1848 की क्रांति को। अब हमारा पढ़ने का बारी है इटली का एकीकरण। तो सूस अटैक हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए इटली का एकीकरण पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक आज का है इटली का एकीकरण। चलिए पढ़ते हैं। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में एकमात्र जो है भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहां अलगाव की भावना थी। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जब 19वीं शताब्दी था तो उस समय इटली जो था वो एक ही चीज़ था। वो क्या था कि भौगोलिक चीज़ था। वो सिर्फ भूगोल की दृष्टि से भौगोलिक दृष्टि में आता था। और वहाँ पर क्या था कि बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। राज्य जो थे वो स्वतंत्र रहते थे और इसी कारण क्या हुआ था कि वहाँ अलगाव रहता था। अब देखिए, अगर कोई एक देश है उसमें बहुत छोटा जगह रहे तो उस जगह का जो है शासक अलग अलग रहे तो अलगाव की भावना तो उत्पन्न होगी ही। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या था कि इटली में बहुत ज़्यादा क्या था, अलगाव की भावना थी। उसके बाद देखिए कि इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे कई अन्य समस्याएं भी थी। देखिए, इटली को अगर हम राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले थे उस टाइम तो सिर्फ भौगोलिक समस्या नहीं थी। भौगोलिक समस्या मतलब कि अपने सीमाओं को बचाना था। ठीक है, और यही समस्या नहीं थी कि भौगोलिक दृष्टि से उसको सुरक्षित रखा जाए इटली को, बल्कि और सारी समस्याएं थी। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया जो था ये सबसे खतरनाक था। ये क्या करता था कि ये इटली के भी एकीकरण में गतिरोध उत्पन्न किया था और जर्मनी के भी जो एकीकरण हो रहा था तो इन दोनों में ये गतिरोध उत्पन्न करता था। सबसे ज़्यादा बाधा यही उत्पन्न करता था। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी जो राष्ट्र थे इनका हस्तक्षेप था। उसके बाद देखिए अंततः एकीकरण में इनका विरोध अवश्यम्भावी था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। देखिए, जो राजधानी था पोप था, राजधानी जो रोम था वो क्या था, इटली की राजधानी रोम होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये पोप के अंडर में था, राजधानी रोम पोप के अंडर में था और पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण जो है वो स्वयं करे और उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टि से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। पोप जो था वो धार्मिक दृष्टि से सब कुछ चाहता था, ना कि शासक लोग इसको कुछ करें। ठीक है, इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थीं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली के विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित कर दिया था। देखिए, जब इटली का विजय हो गया था, नेपोलियन लोग जो है इटली पर विजय पा लिए थे
तो उन्होंने क्या किया कि इटली को 3 गणराज्यों में बांट दिया था। कौन कौन गणराज्य थे? तो सिस्पाइन था, लिगुलियन था और ट्रांसपेडेंट था। उसके बाद देखिए उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया था। देखिए नेपोलियन जो लोग थे वो तो अच्छा योगदान दिए थे इटली के एकीकरण में, फिर बाद में वो धीरे धीरे उसी प्रकार बनते गए जिस प्रकार पुराना व्यवस्था था, इसलिए उनका पतन हो गया। देखिए उसके बाद देखिए संपूर्ण क्षेत्र को एक शासक के अधीन लाया। इन सभी कारणों से वहाँ जागृति आई। नेपोलियन का पतन 1814 में हुआ, ठीक है, याद रखेंगे। जब नेपोलियन का पतन हो गया उसके बाद देखिए वियना कांग्रेस 1815, ये आप लोग दोनों याद रखेंगे कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था और वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वियना कांग्रेस, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में। द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को दो राज्यों जो थे पिगमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। देखिए जो वियना कांग्रेस था उसके सम्मेलन में क्या किया गया कि इटली को पुराने रूप में लाने के लिए जो 2 राज्य था पिगमाउंट और सार्डिनिया, इन दोनों को मिला दिया गया था। उसके बाद देखिए कि इस प्रकार इटली का एकीकरण जो है वो एक नया मार्ग मिल गया। यहीं से शुरुआत होने लगी इटली के एकीकरण का। देखिए जब वियना कांग्रेस का सम्मेलन हुआ उस समय से क्या हुआ कि नया दिशा मिल गया इटली को एकीकरण में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा पॉइंट है और उसके बाद है कि कौन कौन जो लोग थे योगदान दिए थे इटली के एकीकरण में, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पॉइंट है। इटली में 1820 से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, इसको याद रखेंगे। कार्बोनरी क्या था? तो एक गुप्त दल था, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और जो मेजनी का संबंध इसी दल से था। एग्जाम में ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था या किस गठन से था या किस गुप्त दल से था? तो कार्बोनरी दल से, याद रखेंगे, ठीक है। कार्बोनरी का उद्देश्य क्या था? तो देखिए जिसका उद्देश्य था छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोनरी दल की उद्देश्य क्या था, तो ये था कि छापामार युद्ध के द्वारा क्या करना था कि जो राजतंत्र चल रहा था उसका अंत कर दो और गणराज्य की स्थापना कर लो। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी का संबंध इसी दल से था, हमने आपको बताया था, ठीक है, याद रखेंगे। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए थे। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के द्वारा इन राष्ट्रवादी नेताओं के आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन होना पड़ा। ये जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था ना, वो बहुत ज़्यादा शरारती था और बदमाश भी था। उसने क्या किया कि जब मेजनी जो थे वो क्या कर रहे थे कि सभी उत्तरी इटली को और मध्य इटली को मिलाना चाहते थे, तो इसने क्या किया कि जितने भी आंदोलन शुरू हुए उसको इसने दबा दिया और इसी कारण से जो मेजनी थे वो असफल हो गए और असफल हो गए मेजनी, तो उनको इटली छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन मेजनी जो थे वो बहुत ज़्यादा योगदान निभाते थे, लेकिन बार बार फेल हो जाते थे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते थे वो, इसे सीखना पड़ेगा। यही है मेजनी, देखिए एकदम दाढ़ी वाइट है इनका, वही है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं डिटेल में कि ये कैसे इंसान थे, क्या क्या योगदान दिया इन्होंने, ठीक है। चलिए, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग्य सेनापति था। मेजनी जो थे वो साहित्यकार भी थे और गणतंत्र के विचारक भी थे और एक योग्य सेनापति भी थे। लेकिन उन्हें क्या था, एक कमी थी उनमें, वो थी कि उन्हें तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति की बेहतर समझ नहीं थी। जैसे कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है और हम पुराने ज़माने के सोचेंगे तो
यही चीज़ इनमें था कि अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में नहीं सोचते थे, पुराने ढंग से चलते थे, इसीलिए ये बार बार असफल हो रहे थे। चलिए, अतः उनमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। देखिए, आदर्शवादी गुण अधिक था लेकिन व्यवहारिक गुण कम था। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी हार नहीं मानी। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति जो है का दौर आया तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़कर जाना पड़ा था। उसके बाद देखिए, इसके बाद इटली की राजनीति जो है पुनः मेजनी के आगमन में आ गई थी और मेजनी ने संपूर्ण इटली का एकीकरण करने का, फिर से गणराज्य बनाने का कोशिश किया था। देखिए क्या हुआ था, जब 1848 की क्रांति हुई थी तो उस समय क्या हुआ कि मेटरनिख को घर छोड़ के जाना पड़ा था, यानी ऑस्ट्रिया छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि वो हार चुका था ऑस्ट्रिया। और फिर क्या हुआ कि इटली में कौन आ गया, मेजनी आ गए। जब मेजनी आए तो उन्होंने फिर से चाहा कि इटली को एकीकृत किया जाए। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे, फिर से ये हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा कोशिश करते 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 सबकी इंस्पिरेशन बन गए थे। ठीक है, देखिए, जबकि सार्डिनिया पिगमाउंट का शासक जो था चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। अब देखिए ये नया आ गया, चार्ल्स एल्बर्ट जो था वो भी चाहता था कि सभी प्रांत को मिला दे वो, और उधर पोप भी जो था वो धर्मराज्य बनाना चाहता था इटली को। और इस तरह विचारों का टकराव के कारण इटली के एकीकरण मार्ग अवरुद्ध हो गया। और इस प्रकार क्या हुआ कि पोप भी अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था और चार्ल्स अल्बर्ट भी, इसीलिए क्या हुआ कि अवरुद्ध उत्पन्न होने लगा। उसके बाद देखिए, कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक जो थे चार्ल्स अल्बर्ट की पराजय हो गई। देखिए, उसके बाद क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया में क्या हुआ कि इटली के कुछ भाग में आक्रमण होने लगा था, और क्या हुआ कि सार्डिनिया के जो शासक थे चार्ल्स एल्बर्ट, उनकी हार हो गई और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और इस प्रकार मेजनी जो है पुनः हार गए और फिर वो पलायन हो गए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए जब मेजनी हार गए थे तो कुछ दिन के लिए युद्ध जो है मतलब विराम में चला गया था। फिर एकीकरण का द्वितीय चरण आया। ठीक है, चलिए उसको पढ़ते हैं, द्वितीय चरण को। देखिए, 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल रहे थे। बट उसके बाद क्या हुआ कि धीरे इटली में आंदोलन के कारण जो है जन जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। और इटली में सार्डिनिया पिगमाउंट का नया शासक कौन आया, विक्टर एम्यूनल जो थे, ये ही जो है सबसे ज़्यादा योगदान निभाए। उसके बाद द्वितीय चरण में राष्ट्रवादी ये थे, विक्टर एम्यूनल जो थे वो राष्ट्रवादी विचार के थे और उसके प्रयास से इटली का एकीकरण जो है जारी रहा। और अपनी नीतियों का क्रियान्वयन के लिए विक्टर एम्यूनल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विक्टर एम्यूनल ने काउंट काबूर को किस पद पे नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। इसको याद रखेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है काउंट काबूर के बारे में। ठीक है, तो वीडियो तो लंबा हो जाएगा, बट इस टॉपिक को हम लोग काउंट काबूर के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानेंगे काउंट काबूर के बारे में। और एक और हैं गैरीबाल्डी, इनके कार्य के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे काउंट काबूर के बारे में, मेजनी के बारे में और गैरीबाल्डी के बारे में, इनके कार्य को याद रखेंगे। ठीक है, यही है गैरीबाल्डी। देखिए इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है काउंट काबूर। ठीक है, इनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।